हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? तो देखिए, एनसीईआरटी मैं करवा रही थी आप लोग को। एनसीईआरटी में सभी सब्जेक्ट करवा रही हूँ, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। तो आज मैं पॉलिटिक्स क्लास 11 का जो चैप्टर 7 है, स्थानीय शासन, वो मैं उसका नोट्स करवाऊँगी। इसके पहले मैं 1 से 7 तक करवा दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो देखने के बाद आप उसको लाइक कर दे और अपने फ्रेंड को शेयर कर दे। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, ज़िंदगी में चुनौतियां स्वीकार करिए। अगर आपके सामने कोई भी चुनौती आता है तो आप उसे स्वीकार करें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जो चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं उन्हीं को सफलता मिलता है, जो स्वीकार ही नहीं करेंगे उन्हें क्या सफलता मिलेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सन 1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1993 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में क्या हुआ? ग्राम पंचायत बन गए। सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का जो 74वां संशोधन है वो शहरी स्थानीय शहर नगर पालिका से जुड़ा है। 74वां पूछेगा किससे जुड़ा है? स्थानीय शासन से। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। कब हुए फ्रेंड्स? 73वां और 74वां 1993 में। 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशंस लॉ, जिसको बोलते हैं जन भागीदारी कानून, के तहत क्या हुआ था फ्रेंड्स? विकेंद्रीकरण करके सत्ता का स्थानीय स्तर को सौंप दिया गया था। 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहरी से। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति है। बोलीविया में 314 नगर पालिकाएं हैं फ्रेंड्स। कितने नगर पालिकाएं? 314 नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट म्युनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद, जिसको कोविल्डो होती है। परिषद को बोलते हैं, नगर पालिका परिषद को कैविल्डो। स्थानीय स्तर के देश व्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं और 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में क्या हो रहा? पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। तो ये मैंने आपको आज पॉलिटिक्स करवाया था, पॉलिटिक्स का टेस्ट सीरीज, उसमें भी बताया था फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। देखिए क्या है, सामाजिक रूप से जो सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान है? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदलता है फ्रेंड्स? तो देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ सीटों में प्रत्येक वर्ग के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। यह आरक्षण ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषद में संसद और पदों में किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की, अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में क्या होता है? सम्मानजनक परिवर्तन हुआ है फ्रेंड्स। संविधान 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद क्या है? तो देखिए, संविधान के 73वें संशोधन के पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद ये है कि 73वें संशोधन से पहले ग्राम पंचायत सरकारी
आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद से इनका संवैधानिक आधार हो गया और इसकी रूपरेखा संविधान में लिखी गई है। 73वें संविधान संशोधन से पहले इन संस्थानों के चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे, परंतु 73वें संशोधन के बाद ये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। 73वें संविधान संशोधन से पहले क्या हुआ था, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद महिला और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया। पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे, परंतु अब निश्चित किए गए हैं। 73वें संशोधन के पहले ये संस्था क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, आपके अनुसार जो है कौन सा विकेंद्रीकरण का साधन है? शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते? तो देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव करना, गांव के निवासी खुद तय करेगी कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत या गांव में दिया है। प्रत्येक सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना रखी है। प्रखंड विकास अधिकारी जिसको बीडीओ बोलते हैं, ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है, इस योजना में कहाँ तक प्रगति हुई है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि खंड ख में क्या बोल रहा है, गांव के निवासी खुद तय करें। तो खंड में क्या शक्तियों के विकेंद्रीकरण की स्थिति है, जिसमें ग्राम के लोग स्वयं यह तय करते हैं कि कौन सी परियोजना उनके लिए उपयोगी है। अन्य उदाहरण में विकेंद्रीकरण की स्थिति निम्न कारणों से प्रतीत नहीं होते हैं। ये ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित है, ये ग्राम सभा बैठक को बुलाने की स्थिति है, और गाँव में क्या है, बीडीओ से जो प्रोजेक्ट के बारे में प्रगति की रिपोर्ट मांगी गया था। इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनमें विकेंद्रीकरण की स्थिति नहीं है, जो खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है? तो देखिए स्थानीय शासन वे निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया था। उस वक्त जो लॉर्ड रिपन थे, कौन? लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय थे और उनके इन निकायों को बनने की दशा में पहल कदम की। उपरोक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया है, देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चलेंगे, स्थानीय शासन को। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद में कब पारित किया गया और यह किस शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो देखिए सन 1992 में संविधान का 73वें और 74वें संसद को संसद ने पारित किया और 73वां संशोधन गांव में स्थानीय शासन जुड़ा है। इसका प्रबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का जो 74वां संशोधन है, यह शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका से जुड़ा है और 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ था। तो देखिए 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए बोला। तो 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन निम्न है। पहला देखिए, त्रिस्तरीय बनावट। सभी प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। अपने बिहार में भी त्रिस्तरीय है। पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गाँव होते हैं। बीच का पायदान मंडल का है, जिसे प्रखंड या तालुका कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश में छोटे, वहाँ मंडल, तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है, जिसके दायरे मंजिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। अब देखिए संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती
हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानून से होता है। चुनाव देखिए, चुनाव में क्या, पंचायती राज संस्थाओं में क्या होता है, तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय अवधि 5 साल की होती है और यह प्रदेश सरकार जो है 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है, तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकाय के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान को 73वें संविधान से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायत संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण देखिए, सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है और यह आरक्षण जो है पंचायत में मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है, तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी के सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। फ्रेंड्स, ये जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का सीट दिया गया 50%, इसकी वजह से जनजाति और जातियों में पता है क्या, पहले क्या था कि लड़कियों को ये लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे। अब तो ऐसा होता है कि हर कोई सोचता है जो सिर्फ हम अनुसूचित जाति और जनजाति को नहीं ले सकते हैं, आप बड़े कास्ट को भी ले लो, कोई भी कास्ट को ले लो। अब हर कोई चाहता है कि उनके घर की जो बहुएं हों वो पढ़ी लिखी आए। वो इसलिए सोचते हैं अगर पढ़ी लिखी रहे तो देखिए गांव में भी पहले था ये चीज़ नहीं था, लेकिन अब गांव में भी हो गया कि सब पढ़ी लिखी चाहते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत हुआ तो चलो आज पढ़ी लिखी रही तो इलेक्शन में खड़ा कर दिया या कुछ और करी, तो इसलिए जो है ये आरक्षण का कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट पड़ा है हमारे समाज पे। अब देखिए है शहरी इलाका, आप किसको बोलिएंगे, तो देखिए भारत की जनगणना में शहरी इलाका की परिभाषा क्या है, कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, इसके इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने पेशे के हो और जनसंख्या का घनत्व जो है कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो तो वो शहर के आ जाता है। तो देखिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान का वर्णन है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकाय में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी में सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान देखिए अध्यक्ष सरपंच जैसे पदों के लिए भी है। इस कारण जो है निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधि की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष है और 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष है। ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है और नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर या महापौर है। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन है। लगभग 350 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है। संसदों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज का जो सेशन था आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।